नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ नीलम। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की हालत अभी भी नासाज। चेन्नई में अपोलो अस्पताल के बाहर लगा समर्थकों का तांता। टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए पीएम नरेंद्र मोदी। दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्षों को छोड़ा पीछे। पाक लौटे सरताज अजीज ने मीडिया के सामने रोया अपना दुखड़ा। कहा, इंडिया में अजीबोगरीब थे सुरक्षा के इंतजाम। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के पुश्तैनी घर से चोरी हुई 5 शहनाइयां। परिवार वालों ने दर्ज कराई एफआईआर। और मुजफ्फरनगर के 6 साल की मासूम के साथ बुजुर्ग ने पहले किया बलात्कार और फिर हत्या कर नाले में फेंका शव। तो आज की खबर की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। आपको बता दें, पिछले कई दिनों से अपोलो अस्पताल में वो इलाज के लिए भर्ती हैं। रविवार शाम 4:30 बजे उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद से लगातार उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। लंबे वक्त से हॉस्पिटल में भर्ती तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की तबीयत बेहद नासाज है। कल देर शाम उन्हें हार्ट अटैक आने की खबर आई, जिसके बाद से ही हॉस्पिटल के बाहर समर्थकों का तांता लग गया है। समर्थकों का रो रो कर बुरा हाल है। किसी भी तरह की अव्यवस्था ना फैले, इस वजह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यही नहीं, सदमे में आकर एक समर्थक की मौत भी हो गई है। एम्स के डॉक्टरों की एक टीम दिल्ली से चेन्नई पहुंची है, जो जयललिता के इलाज में जुटी हुई है। बावजूद इसके अभी भी उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। इस बीच कैबिनेट को संभाल रहे पूर्व मुख्यमंत्री पनीर सेल्वम के साथ पार्टी के विधायकों के अस्पताल में एक बैठक हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी का विरोध अब तक विपक्ष ही कर रहा था, लेकिन अब इस विरोध में हिंदू महासभा भी कूद पड़ी है। हिंदू महासभा ने कहा कि पीएम का ये फैसला हिंदू विरोधी है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने प्रधानमंत्री मोदी पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया है। महासभा के वरिष्ठ सदस्यों ने कहा कि नोटबंदी का फैसला मोदी सरकार के अंत की शुरुआत है। महासभा ने यह आरोप भी लगाया है कि नोटबंदी को हिंदुओं की शादी के कैलेंडर की शुरुआत से ठीक पहले लागू किया गया, और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सदस्य देश भर में इस्लामिक बैंकों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले पर सवाल उठाते हुए महासभा की राष्ट्रीय महासचिव पूजा शकुन पांडे ने कहा कि अभी तक इस योजना के मकसद की जानकारी नहीं लग पाई है। पूजा ने कहा, हम नोटबंदी के कारण 200-300 रुपए की दिहाड़ी कमाने वाले गरीब लोगों या फिर सरकारी पेंशन पर आश्रित लोगों को मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। अमीरों पर इस फैसले का असर नहीं पड़ा है। प्रतिष्ठित मैगजीन टाइम्स के पोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्सन ऑफ द ईयर के लिए सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। आपको बता दें कि ये पोल दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों और कलाकारों को लेकर किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन टाइम के पर्सन ऑफ द ईयर खिताब के लिए ऑनलाइन रीडर्स पोल जीत लिया है। इस खिताब के लिए उनका मुकाबला दुनिया भर के कई राष्ट्रीय अध्यक्षों, कलाकारों और राजनेताओं के साथ है। विजेता के नाम की घोषणा 7 दिसंबर को होगी। आपको बता दें कि पीएम मोदी को वोट देने वाले पाठकों में बड़ी तादाद में भारतीय शामिल हैं। पाठकों के वोटों के हिसाब से देखें तो मोदी सबसे पहले नंबर पर है। हालांकि ये खिताब किसे दिया जाए, इसका अंतिम निर्णय मैगजीन के संपादक करते हैं। जरूरी नहीं कि ये खिताब पीएम मोदी को ही मिले, लेकिन वोटिंग से इतना तो पता चलता है कि दुनिया इन नेताओं और राष्ट्रीय अध्यक्षों के बारे में क्या सोचती है। कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आईटीएस यानी कि आय घोषणा स्कीम पर सवाल खड़े किए हैं। पी चिदम्बरम ने कहा कि इस योजना में कई खामियां हो सकती हैं। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार की आय घोषणा योजना के बारे में सवाल उठाते हुए कहा कि इस योजना में और खामियां हो सकती हैं। उन्होंने ये बयान कुछ दिन पहले 13,860 करोड़ रुपए की अघोषित आय की घोषणा करने वाले अहमदाबाद के रियल एस्टेट कारोबारी महेश शाह के आय नए दावे की पृष्ठभूमि में दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पैसा उनका नहीं बल्कि अन्य लोगों का है। चिदम्बरम ने ट्वीट किया कि 65,000 करोड़ रुपए की आईडीएस में 13,860 करोड़ रुपए का सुराख है, और कितने सुराख होंगे। कुछ दिन पहले 13,860 करोड़ रुपए की अघोषित आय की घोषणा करने वाले अहमदाबाद के रियल एस्टेट कारोबारी महेश शाह कल एक टेलीविजन शो में आए और उन्होंने दावा किया कि वो केवल दूसरों की रकम का चेहरा मात्र है। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह के बयान पर जेडीयू नेता अली अनवर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नोटबंदी के फैसले के बाद बीजेपी की ही नसबंदी हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने रविवार को कहा था कि नोटबंदी के बाद अब देश में नसबंदी की जरूरत है। गिरिराज के इस बयान की हर तरफ आलोचना होने लगी, तो उन्होंने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि भारत में हर साल ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर आबादी जुड़ रही है, लेकिन हमारे संसाधन सीमित हैं।
इसलिए हमें राष्ट्रहित के बारे में सोचना चाहिए। गिरिराज सिंह के इस बयान पर जेडीयू ने बीजेपी पर करारा हमला किया है। जेडीयू नेता अली अनवर का कहना है कि नसबंदी की योजना बड़े पैमाने पर लागू होगी या नहीं, इस बारे में तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इस योजना से बीजेपी की नसबंदी जरूर हो जाएगी। बीजेपी नेता योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 14 सालों में सपा और बसपा ने मिलकर प्रदेश में अराजकता फैलाई है। गोरखपुर में बीजेपी की संदेश यात्रा निकाली गई, जिसे बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पर योगी आदित्यनाथ ने सीएम अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की 4 यात्राएं प्रदेश में चल रही हैं, लेकिन अखिलेश यादव के 5 करोड़ के रथ वाली विकास यात्रा में 500 मीटर चलने पर ही उनका रथ खराब हो गया। भारतीय जनता पार्टी की एक नहीं 4 परिवर्तन यात्रा उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है, व्यापक सफलता की ऊंचाइयों को चूम रही है, लेकिन अखिलेश यादव को ये तो बताना चाहिए कि उनकी रथ यात्रा स्वयं 1 किलोमीटर की यात्रा पूरी नहीं कर पाई और 5 करोड़ का उनका रथ मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर ही पहले बैठ गया, तो भगवान ने तो पहले उसको बता दिया कि 2017 में क्या परिणाम होने जा। वहीं उन्होंने नोटबंदी पर कहा कि नोटबंदी का विरोध करने वालों को जनता का समर्थन नहीं मिला। गोरखपुर से रुद्र प्रताप, पंजाब केसरी टीवी। यूपी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने सपा के साथ गठबंधन की अटकलों को खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सपा और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर दिए गए बयान के बाद राज बब्बर ने प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज्य में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और उन्होंने इस तरह की अटकलों को अनुमान पर आधारित बताया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी के नेतृत्व ने गठजोड़ को लेकर उनसे कोई बात नहीं की है। ऐसे में गठबंधन की बातों से पार्टी कार्यकर्ता भ्रमित होता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये फैसला जैसे अखिलेश यादव ने सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह पर छोड़ दिया है, वैसे ही वो भी इस फैसले को कांग्रेस आला कमान पर छोड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भगवंत मान की सीट बदल सकती है। जी हां, इसका इशारा खुद भगवंत मान ने किया है। आपको बता दें, फरीदकोट में एक रैली को संबोधित करते हुए भगवंत मान ने कहा कि मैं भी वहीं से चुनाव लड़ूंगा जहां से सुखबीर सिंह बादल चुनाव लड़ेंगे। हल्का जलालाबाद से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भगवंत मान की सीट बदल सकती है। जी हां, इसका इशारा भगवंत मान ने खुद ही किया है। फरीदकोट में एक रैली को संबोधित करते हुए मान ने कहा कि सुखबीर बादल जहां से चुनाव लड़ेगा, मैं भी वहीं से चुनाव लड़ूंगा। हालांकि अकाली दल ने अभी तक सुखबीर को जलालाबाद या किसी और जगह से मैदान में नहीं उतारा गया, मगर भगवंत मान ने ये जरूर स्पष्ट कर दिया है कि वो सुखबीर बादल का पीछा नहीं छोड़ेंगे। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਧਰ ਕੇ ਆਪ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਤਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੋ ਨਾ ਹਜੇ। ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ। दूसरी तरफ कांग्रेसी उम्मीदवारों की घोषणा न होने पर भी आप नेता कटाक्ष भरा बयान देने से नहीं चूके। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੜੂਗਾ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਨਾ ਐਮਐਲਏ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਲੋਕ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। उम्मीदवारों की घोषणा करने में कांग्रेस भले ही सबसे पीछे चल रही है, मगर इस बार अकाली दल कांग्रेस और आप में जबरदस्त टक्कर होने से इनकार नहीं किया जा सकता। फरीदकोट से जगतार दोसांझ, पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली में राहुल गांधी की रैली में कार्यकर्ताओं के बीच हुई खूनी झड़प को एक काला अध्याय मानकर अशोक तंवर भूलना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने हुड्डा को माफ करने के संकेत भी दिए। 6 अक्टूबर को दिल्ली में कांग्रेस समर्थकों के बीच हुई खूनी संघर्ष को अशोक तंवर अब भूलना चाहते हैं। इस मारपीट का शिकार हुए अशोक तंवर कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे। गले में आई मोच के कारण उन्हें काफी परेशानी हुई। उस दिन को अपने जीवन का बुरा अध्याय बताते हुए तंवर ने कहा कि समय हर घाव भर देता है और अब वो इस घटना को भूलना चाहते हैं। जी ने बुलाया था, अब मैं समझता हूँ कि 2 महीने होने को है। धीरे धीरे मेरा भी स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है, पूरी तरीके से तो नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो भी होगा वो एक बुरा अध्याय था कांग्रेस की राजनीति में भी, और ये गुंडागर्दी जिस तरीके से थी, अब मैं भी उसको भूलना चाहता हूँ। बाकी जो भी पार्टी करेगी वो हम सब लोगों को मान्य है। समय जो है, अंग्रेजी में कहावत है, टाइम इज़ ए ग्रेट हीलर। तो समय जो है सारे घाव भर देता है।
गौरतलब है कि 2 दिसंबर को इस मारपीट मामले की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर और विधायक दल की नेता पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे से मिले थे। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज की खबर। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन करने के लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी मंगलवार को कुरुक्षेत्र पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति के दौरे से पहले हरियाणा के एडीजीपी मोहम्मद अकील ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। कल से यानी 6 दिसंबर से शुरू हो रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इस महोत्सव का उद्घाटन करेंगे और इसकी शोभा बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति के स्वागत के लिए धर्मनगरी को खास तौर पर सजाया गया है और सुरक्षा के बंदोबस्त भी चाक चौबंद किए गए हैं। एडीजीपी मोहम्मद अकील ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। जो सिक्योरिटी के लिए, ट्रैफिक के लिए और बाकी जो रास्ते पर और जहां पर जो प्रोग्राम्स हैं उस सभी के लिए इसका जायजा लिया। आज जितने भी ऑफिसर्स हैं, सारे जिम्मेदार ऑफिसर, जिले के अफसरों के साथ जायजा लिया और अभी तक जो सिक्योरिटी और जो बाकी रूट ट्रैफिक वगैरह के अरेंजमेंट हैं काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मुझे और मैं उम्मीद करता हूं कि कल भी जो ड्यूटी है बहुत अच्छे से जाएगी। गौरतलब है कि पहली बार कोई राष्ट्रपति गीता जयंती समारोह में शिरकत करने कुरुक्षेत्र पहुंच रहा है। राष्ट्रपति इस मौके पर श्री कृष्ण सर्किट का शिलान्यास भी करेंगे। तीर्थों के विकास की इस परियोजना पर पहले चरण में 98 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कुरुक्षेत्र से रणदीप रौर, पंजाब केसरी टीवी। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में पहुंचे पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने वापसी के बाद पाक मीडिया के सामने अपना दुखड़ा रोया है। सरताज अजीज ने पाक मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि भारत पहुंचने पर उन्हें वहां सुरक्षा के इंतजामात ठीक नहीं लगे। पाकिस्तानी पीएम के विदेशी मामलों के मुख्य सलाहकार सरताज अजीज ने कहा कि अमृतसर में सुरक्षा इंतजाम अजीबोगरीब थे। वो जिस होटल में ठहरे थे वहां उन्हें पाकिस्तानी मीडिया से बात करने से रोक दिया गया था। तब उन्होंने दूसरे होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्लान बनाया, लेकिन इससे भी उन्हें रोक दिया गया। अजीज ने शिकायत भी की कि जब वो भारत पहुंचे थे तब भी उन्हें अमृतसर एयरपोर्ट पर आधे घंटे इंतजार करना पड़ा। उन्हें सुरक्षा कारणों का हवाला देकर स्वर्ण मंदिर जाने से भी रोका गया। अजीज ने ये भी कहा कि मौसम खराब होने की आशंका के कारण एक दिन पहले ही भारत चले गए थे। वहां वे पीएम नरेंद्र मोदी और मौजूद मंत्रियों से मिले और अभिवादन किया, लेकिन मुद्दों पर बातचीत नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जब तक भारत में राज्यों के चुनाव नहीं हो जाते हैं, दोनों देशों के बीच तनाव इसी तरह रहेगा। अजीज ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति गनी अशरफ के आरोपों पर एतराज जताया। भारत म्यांमार सीमा पर एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। आपको बता दें, सुबह 10:56 पर ये झटके महसूस किए गए। भारत म्यांमार की सीमा पर 4.0 तीव्रता के भूकंपीय झटके महसूस किए गए। ये झटके सुबह 10:56 पर महसूस किए गए। ये जगह 23.9 लैटिट्यूड नॉर्थ और 94.2 लॉन्गिट्यूड ईस्ट में स्थित है। भूकंप का केंद्र धरातल के 104 किलोमीटर नीचे था। आपको बता दें कि 4 दिन पहले भी उत्तराखंड के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। उत्तराखंड में आए भूकंप की तीव्रता 5.2 थी और इस भूकंप का केंद्र नेपाल सीमा के पास था। हिमाचल प्रदेश में एक एसडीएम के तबादले ने सर्दी के मौसम में गर्माहट ला दी है। लोग सड़कों पर हैं और अपना विरोध जताते हुए अपना अधिकारी वापस मांग रहे हैं। अपना विरोध जताते हुए आंदोलन की चेतावनी लोगों ने दी। इसके साथ साथ 7 दिन का अल्टीमेटम भी दिया। शिलाई के एसडीएम रहे विकास शुक्ला के ट्रांसफर पर लोग भड़क गए हैं। सुबह से ही बाजार बंद रहे और 29 पंचायतों के लोग सड़क पर उतर आए। बड़ी तादाद में लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों ने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया और साफ कह दिया कि अभी तो ये ट्रेलर है, असली फिल्म उसके बाद दिखाएंगे। उन्होंने शिलाई को नगर परिषद बनाने के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया। उन्होंने शिलाई के लिए पानी की व्यवस्था के लिए, पेयजल योजना के लिए बार बार प्रयास किया है। उन्होंने यहाँ के बीपीएल के सर्वे को दोबारा से करवाया है। उन्होंने यहाँ के बस डिपो के लिए जो है प्रयास किया है। यहाँ अग्निशमन केंद्र खोलने के लिए प्रयास किए हैं। एसडीएम शिलाई पद पर रहते हुए विकास शुक्ला बीपीएल सर्वे को लेकर सुर्खियों में रहे थे। एसडीएम की जांच के बाद सरकारी कर्मचारी तक बीपीएल की सूची में पाए गए, जिसके बाद 79 परिवारों को सूची से बाहर किया गया। उन्होंने 27 पंचायतों में सर्वे कराया था।
विकास शुक्ला उस समय भी चर्चा का विषय बने जब इलाके को खुले में शौच मुक्त घोषित कराने के लिए एसडीएम साहब ने 2-3 दिन के भीतर ही 88 किलोमीटर की पदयात्रा कर डाली। चाहते हैं, मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि उनके विषय में जो ये स्टेप उठाया गया है इसको तुरंत वापस किया जाए, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। एसडीएम विकास शुक्ला का सरकार ने तबादला कर दिया है। वैसे तो कहा जा रहा है कि इलाके में लड़कियों की कथित तस्करी के मामले में उन पर गाज गिराई गई, लेकिन लोगों का मानना है कि एसडीएम कई कांग्रेसी नेताओं की आंख में किरकिरी बन गए थे। खास तौर पर बीपीएल सूची वाले मसले पर कार्रवाई के बाद। नाहन से सतीश शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। बठिंडा डांसर गोलीकांड मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी भी गोली चलाने वाला मुख्य आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। भटिंडा डांसर गोली कांड मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी भी गोली चलाने वाला मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। संजय गोयल, जिसके हथियार से डांसर की मौत हुई थी, पुलिस ने उसे 12 बोर की बंदूक और 32 बोर पिस्टल सहित गिरफ्तार किया है। उसमें एक आदमी दोषी जो था, हमने जिसका वेपन यूज हुआ था उसको अरेस्ट कर लिया, और जो दूसरा जो गोली चलाने वाला है उसको अरेस्ट करने की हम कोशिश कर रहे हैं और जल्द अरेस्ट कर लेंगे उसको। वेपन कैरी करके नहीं आदमी जा सकता, तो वो जिसने भी वेपन कैरी करने के लिए अलाउड किया मैरिज पैलेस वाले ने, और जो जिसकी शादी थी उसके जो फादर हैं जो बारात लेके गए थे, उसके बारात में अगर वो वेपन कैरी कर रहे हैं तो उस जो कैरी कर रहे हैं उनसे तो बात हो गया, तो जो वो लड़के का बाप उस पर हमने 188 का अलग से मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने आशीर्वाद रिजॉर्ट के मालिक को भी गिरफ्तार किया है और जांच की जा रही है कि आखिर किसकी मंजूरी के बाद असली को मैरिज पैलेस के अंदर लेकर जाया गया। भटिंडा से अमित शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। मुजफ्फरनगर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है। दरअसल यहाँ पर एक बुजुर्ग ने 6 साल की मासूम के साथ पहले बलात्कार किया और फिर हत्या कर उसके शव को नाले में फेंक दिया। मुजफ्फरनगर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां 6 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप कर उसकी हत्या कर दी गई और हत्या के बाद उसका शव नाले में फेंक दिया गया। पुलिस ने हत्या का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। जब रात में वो नहीं मिली तो उसके परिवार वालों ने एक गुमशुदगी थाने पर दर्ज कराई। तुरंत ही उस गुमशुदगी को तरमीम करके 363 में जो है तरमीम कर दिया गया। उसी दिन 30 तारीख को ही, और उसमें लगातार प्रयास चला था उसको ढूंढने का। हमने डॉग स्क्वाड की मदद ली थी, लेकिन दुर्भाग्य से ये पता चला बाद में कि जो इसमें अभियुक्त था उसने उसी दिन उसकी हत्या, दुष्कर्म करने का हत्या कारित कर दी थी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। घटना 29 नवंबर की है, जब लड़की घर से निकली थी। उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। मुजफ्फरनगर से फल कुमार पवार, पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा के बहादुरगढ़ से खबर है, जहां पर 2 युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगा है। दरअसल इन युवकों पर आरोप है कि इन्होंने एक युवती को बंधक बनाकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। इसके साथ साथ उस युवती की सहेलियों पर भी आरोपियों को साथ देने का आरोप लगा है। बहादुरगढ़ में एक युवती को बंधक बनाकर गैंगरेप का मामला सामने आया है। मामला छुड़ानी गांव का है, जहां बंटी नाम के युवक ने अपने दोस्त मंजीत के साथ मिलकर युवती को जबरदस्ती उठा लिया और अपने प्लॉट में बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म भी किया। दुष्कर्म के बाद आरोपियों ने पीड़िता को उसी प्लॉट में 2 दिन तक बंधक बनाए रखा। पीड़िता की खोज में निकले उसके परिजनों ने पीड़िता की चीखें सुनकर आरोपियों से उसे छुड़वाया और पुलिस को शिकायत दी। पीड़िता ने अपनी 2 सहेलियों की भी इस साजिश में शामिल होने की शिकायत पुलिस को दी है। कल पीड़िता ने शिकायत दी है कि 30/11/2016 की शाम को एक आरोपी की बहन ने उसकी फ़ोन पर बात कराई, तो उस आरोपी ने कहा भी या तो मेरे साथ चल, नहीं तेरे को जान से मार दूंगा। उसके बाद अगले दिन 2 नौजवान लड़के उसको रात को वहाँ से घर से उठा ले गए और एक घेर के अंदर ले जाकर उसको जहाँ पर 2 अन्य नामालूम लड़के पहले से बैठे हुए थे उनके साथ मिलकर उसके साथ ज़बरदस्ती बलात्कार किया, जिसके संबंध में अभियोग अंकित किया गया है और इसको बयान अंकित कराया जा रहा है, जिस पर पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। बहादुरगढ़ से प्रवीण कुमार, पंजाब केसरी टीवी। इंटरनेशनल शूटर और साल 2010 के अर्जुन अवार्डी संजीव राजपूत पर दिल्ली के एक थाने में बलात्कार का मामला दर्ज हुआ है। दरअसल उन पर ये आरोप उन्हीं की एक स्टूडेंट ने लगाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय शूटर एवं 2010 के अर्जुन अवार्डी संजीव राजपूत पर बलात्कार जैसे संगीन आरोप लगे हैं। ये आरोप उनके एक स्टूडेंट ने लगाए हैं, जिसका आरोप है कि संजीव ने शादी का झांसा देकर
पहले उसके साथ नजदीकियां बढ़ाईं और फिर नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ बलात्कार किया। हालांकि स्टूडेंट की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने संजीव राजपूत के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है, लेकिन जैसे ही ये खबर मीडिया में आई तो यमुनानगर स्थित अंतर्राष्ट्रीय शूटर का परिवार घर पर ताला लगाकर कहीं गायब हो गया। वहीं जब ये खबर शूटर के पड़ोसी तक पहुंची तो सब लोग हैरत में हैं। जब इस संबंध में संजीव के पड़ोसियों से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। लड़की घर भी आती थी यहाँ पे? हाँ, थे कार आती थी। जो क्या करती है वो लड़की, क्या करती है? नहीं करते। ਅਸੀਂ देखी है वो कार से बैठी देखी तो क्या तो कोई और आप शनाख्त नहीं कर सकते ना, ये तो नहीं कह सकते कि भी वही लड़की है, कोई और भी हो सकती है। अच्छा, कोई शूटर लड़की थी जो साथ आती थी? क्या पता, टीवी सुनी सुनाई खबर है कि शूटर लड़की थी, पर कोई आती थी। कोई एशियन गेम्स और कई अंतर्राष्ट्रीय गेमों में भारत के लिए राइफल शूटिंग में पदक जीत चुके यमुनानगर के संजीव राजपूत संगीन आरोपों के घेरे में है। दरअसल उन्हीं से ट्रेनिंग लेने वाली एक स्टूडेंट ने उन पर दुष्कर्म के संगीन आरोप लगाए हैं और दिल्ली के चाणक्यपुरी थाना में इसकी शिकायत भी दी है। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने उस स्टूडेंट की शिकायत पर जो है मामला दर्ज कर लिया है और उसकी संजीव राजपूत की छानबीन शुरू कर दी है। वहीं मीडिया में इस खबर आने के बाद यमुनानगर स्थित उनके घर पर भी ताले लगे हैं और परिवार का कोई भी सदस्य घर पर नहीं है। फिलहाल उस स्टूडेंट के आरोपों में कितनी सच्चाई है, इस बात का खुलासा तो जांच के बाद हो पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय जो प्लेयर संजीव राजपूत है उसकी ख्याति में जरूर बट्टा लग गया है। सुमित ओबरॉय, पंजाब केसरी टीवी, यमुनानगर। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के घर से उनकी 5 शहनाइयां चोरी होने की खबर है। दरअसल ये शहनाइयां उनके पुश्तैनी घर से चोरी हुई हैं, जिन्हें घर में छुपा कर रखा गया था। वाराणसी पुलिस महकमे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब भारत रत्न स्वर्गीय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की चांदी की 5 शहनाइयां उनके घर से गायब हो गईं, जिसकी सूचना उनके बेटे ने पुलिस को दी। आपको बता दें कि चोरी की गई शहनाइयों में से 4 शहनाइयां वो हैं जो कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री और बड़े नेताओं ने बिस्मिल्लाह साहब को भेंट की थी। शहनाई के अलावा 2 सोने के कंगन और एक चांदी का अवार्ड भी चोरी हुआ है। कल रात हम आए 8:30 बजे तो देखिए गेट का खुला हुआ है और जब अंदर घुस रहे हैं तो सब सामान हमारा बिखरा हुआ था। हमारी उसमें 4 चांदी की शहनाई थी, एक वालिद साहब की पर्सनल शहनाई थी जो बजाते थे उसको मुहर्रम में, वो भी गायब है, और एक एनायत खां अवार्ड जिसको विलायत खां साहब ने दिया था वो भी चांदी का था, वो भी गायब, और 2 सोने के कंगन। चोरी की घटना से पूरा घर सदमे में है। फिलहाल पुलिस FIR दर्ज कर मामले की जाँच में जुट गई है। वाराणसी से आद्विक शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में पिछले काफी दिनों से सुर्खियां बटोर रहा एक 2 लाख रुपए की लूट का केस आखिरकार सुलझ गया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों बिजली बोर्ड का एक कर्मचारी कैश लेकर जा रहा था, तभी 2 नकाबपोशों ने उससे ये कैश की रकम लूट ली। आखिर कैसे सुलझा है मामला, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पुलिस की गिरफ्त में आए ये लोग लूट की एक बड़ी वारदात की कड़ियां हैं। वो वारदात जिसने 3 दिन तक लोगों को ही नहीं बल्कि पुलिस को भी चक्कर में डालकर रखा। वारदात की परतें खुलने लगी तो पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया। कर्मचारी ही निकला लूट का मास्टरमाइंड। 2.33 लाख रुपए की लूट का मामला। ये मामला बिजली बोर्ड के एक कर्मचारी के साथ हुई लूट के मामले से जुड़ा है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ब्रांच से बैंक की तरफ जा रहा था कि रास्ते में स्नैचिंग करके उसके पास से तकरीबन 2,33,000 रुपए कैश और तकरीबन 3,43,000 रुपए के चेक की स्नैचिंग हो गई, लूट हो गई है, जिसके बाद पुलिस ने अपना मुस्तैदी से इसकी जांच शुरू की। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि जिस कर्मचारी के साथ लूट की वारदात हुई वही इस साजिश का मास्टरमाइंड है। कड़ियां जुड़ती गईं और बाकी के आरोपी भी काबू में आ गए। पुलिस ने इस मामले में कर्मचारी के साथ साथ 2 और लोगों को भी गिरफ्तार किया है। इनके पास से कैश, चेक और वारदात में इस्तेमाल हुई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। जो इंटेरोगेशन है वो बड़ी इनिशियल स्टेजेस पे है। अभी इनकी पुलिस रिमांड है हमारे पास, तो विद टाइम हम इनकी इंटेरोगेशन करेंगे और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि क्या ये पहले भी कहीं ऐसे इंसिडेंट्स में इन्वॉल्व है कि नहीं, लेकिन फिलहाल इसके बारे में कहना मुश्किल है। नालागढ़ में हुई इस वारदात ने सनसनी मचा दी है। कर्मचारी ने आरोप लगाया था कि जब वो 2,33,000 जमा करने के लिए जा रहा था तो 2 नकाबपोश लोगों ने उसे लूट लिया। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर केस की छानबीन शुरू कर दी थी। बद्दी से आदित्य कुमार, पंजाब केसरी टीवी।
बॉलीवुड के कई अभिनेता विभिन्न डिजाइनर्स के लिए रैंप पर वॉक करते नजर आए। इनमें फरहान अख्तर, अनिल कपूर और कुणाल कपूर भी शामिल थे। फिल्मी नगरी की एक ऐसी शाम हुई जहां पर कई सितारों ने रैंप पर वॉक किया। ये था एक ऐसा मैजेस्टिक शो जहां पर फरहान अख्तर, कुणाल कपूर, अनिल कपूर ये सब दिखाई दिए रैंप पर वॉक करते हुए। इन सब ने अलग अलग डिजाइनर को रिप्रेजेंट किया और GQ फैशन नाइट्स में अपने जलवे बिखेरे। बॉलीवुड के मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने अपना 50वां जन्मदिन मनाया। इस जन्मदिन के लिए रखी गई पार्टी में रवीना टंडन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन के अलावा और भी कई सितारे मौजूद रहे। मनीष मल्होत्रा के 50वें जन्मदिन को बेहतरीन बनाने के लिए फिल्मी नगरी के कई सितारे उनके घर पहुंचे, जहां तांता लगा एक से बढ़कर एक सेलिब्रिटी का। आपको बता दें कि इससे पहले कटरीना कैफ ने मनीष मल्होत्रा का जन्मदिन मनाया था और उसे उन्होंने सेलिब्रेट किया था अपने शूट के दौरान। और अब इस पार्टी में दिखाई दिए हैं कई सितारे, जहां मनीष मल्होत्रा के लिए करण जौहर की तरफ से पार्टी को होस्ट करने की भी बात सामने आई थी। तो आज की खबर में बस इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। बाकी खबरों के लिए लॉग इन कीजिए up.punjabkesari.in पर और लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज पंजाब केसरी यूपी।